ज्योति मल्होत्रा का नाम अभी सुर्खियों से हटा भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का शहजादा लगातार इस वक्त सुर्खियों में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में हैं। और ये रह रहे थे हिंदुस्तान में, खा रहे थे हिंदुस्तान का, लेकिन इनके दिल में बसता था पाकिस्तान का प्यार। ज्योति मल्होत्रा सुर्खियों में है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ज्योति मल्होत्रा जो बार बार कह रही है वेलकम टू पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। क्या ये एक हैंडलिंग टूल के तौर पर पाकिस्तानों की हाथ थी जो पहलगाम आतंकवादी हमलों के पीछे के साजिश करता थे? तो कौन है जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा? चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। डॉक्टर आशीष हांडा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुमुद दुबे, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष हांडा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा, क्योंकि एक एक करके जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का था, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान बसता था। और इन तमाम चीजों को, तस्वीरों को देख के तो यही लगता है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये वही लोग हैं जो लगातार जासूसी कर रहे थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन सरहद पार पहुंचा रहे थे। अब जब भांडा फूटा है तो देखना है कि कितनी लंबी कतार में ये लोग खड़े हुए हैं। कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, बहुत सीधी सी ये बात है कि ये बहुत ही, मैं कहूंगा, प्रशंसनीय कदम है हमारे एटीएस का और सारे सुरक्षा बलों का, जिसके चलते हुए ये रैकेट का अब भांडाफोड़ हुआ है। अभी देखना ये है कि ये तारे आगे कहां कहां तक जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसका पर्दाफाश हो रहा है वैसे वैसे और बड़े खुलासे होने का अंदेशा हो रहा है। आप देखिएगा 17 मई को जब इनको अरेस्ट किया गया था ज्योति मल्होत्रा को, तो उसके बाद 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पे इनको भेजा गया और इतने के अंदर अंदर अभी 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें ज्योति, शहजाद, अरमान, गजाला, यमीन और देवेंद्र सिंह जो है, ये 6 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी आगे आगे इनकी तारे आगे तक कहां जा रही हैं, क्योंकि अभी पुरी की प्रियंका भी इनके साथ जुड़ी हुई पाई जा रही है और उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर के भी वहां पे पोस्ट आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देखिएगा जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भी छोटा शब्द कहूंगा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट जिस तरह से ज्योति को यहां पे मिलता हुआ वीडियोस में दिखाई दे रहा है, जो कि दानिश की वजह से उसको वहां मिला। आप देखिएगा वीडियोस क्लियरली सर्कुलेटेड हैं, जहां पे उनको आर्मी पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो अलग अलग जगह पे विजिट कर रही हैं। इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना और फिर वो तारों का आगे आगे खुल के निकल के सामने आना, ये क्लियर है कि इस समय जो इंडिया है वो लड़ाई जो है 3.5 फ्रंट पे कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरा अब हमारे सामने टर्की भी खुल के सामने आ गया है, और बाकी बचा आधा फ्रंट जो मैं कहता हूं वो इन जय चंदों का है, जो भारत के अंदर रह के भारत की खा के जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इसलिए इन सबसे सतर्क रहते हुए, और बहुत, मैं कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है कि हर भारतीय के अंदर जो इस समय एक राष्ट्रभक्ति का संचार हो रहा है, जिसके चलते हुए चाहे वो तुर्की का इस समय बहिष्कार करना हो या अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर खड़े होना हो, और जिस तरह से अभी भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी हम भेजने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से भारत एकजुट होके इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अपना अपना सहयोग और समर्थन दे रही हैं। वो सभी दो बधाई की स्टेट पात्र से हैं। ये केस निकल कर आया है, वहां की स्वागत करते स्टेट हैं। से लेकर सेंट्रल तक की बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब ये तमाम चीजें निकलकर सर एक एक सामने आ रही हैं, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो? कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से लोग रह तो यहां रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आईटी सब आप ही लोग रूल कर रहे हैं, कहां कमी निकल कर आ रही है कि चीजें पता नहीं चली और देखते ही देखते नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है? देखिएगा, मैं इसको, कुणाल जी, कहूंगा, इसको चूक नहीं कहूंगा, ये मॉरल एथिक्स और मॉरल एथिकल डिग्रेडेशन का सवाल समझ में आता है। मान लीजिएगा लाल बत्ती पे आप और मैं निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी को पुलिस वाला रोकता है, हमें पता है कि हमने लाल बत्ती जंप कर दी, पुलिस वाला 2000 का चालान काटने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको कोशिश करते हैं कि भाई तू थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके हमको जाने दे, हम जल्दी में हैं, हम फलाना डमकाना, तो कहीं ना कहीं ये अपनी एथिकल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। यहां पे भी पर्सनल बेनिफिट्स के चलते हुए अगर आप अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को भी दांव पे लगा देते हैं, देखिएगा, हर
में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ वकील अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसी तरह से यूट्यूबर कम्युनिटी सारी खराब नहीं है, सब लोग खराब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित ठीक है। किया जाना बहुत जरूरी है ताकि बाकियों के लिए एक नजीर और एक मिसाल बने। ठीक है, जवाब दें ये तमाम सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि भैया जी। सेना शौर्यता और देश की संप्रभुता को लेकर ढोल बहुत पीटे जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा यह है जिनके खिलाफ आपके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप किसी कारणवश कार्रवाई नहीं कर रहे। जी, मैं उम्मीद करूंगा अंसारी जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी धैर्य से उनकी बात सुनी। तो डिबेट अच्छे से तभी चलेगी अगर हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो कुणाल जी, यहाँ पे ऐसा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मेरे वरिष्ठ साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अंसारी जी ने कहा, उनके वर्ड्स आप देखिएगा कि जो भी देश के विरुद्ध काम करता है, भले ही वो बीजेपी का हो, ऐसे में ये कहना भूल गए, भले ही वो कांग्रेसी हो। यानी अपने आप को क्लीन चिट देने का काम इन्होंने सबसे पहले खुद कर लिया, क्योंकि इन्हें मालूम है वो यही लोग हैं जो इस समय जब बार बार ये बात आती है ना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये मुस्कुराने के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ का आयात कर रही है मोदी सरकार चाइना से। 100 लाख करोड़ का आयात। अंसारी जी, डिबेट की आप वो बनाए रखेंगे गरिमा, रिक्वेस्ट है आपसे। ये नहीं बता पाएंगे कि चाइना के साथ 2008 में इन्होंने क्या एमओयू साइन किया, ये नहीं बता पाएंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं बता पाएंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा और क्यों लिया गया, ये नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि डोकलाम की लड़ाई के दौरान चाइना के साथ, वहां के राजदूतों के साथ, ठीक है, अब ये हुआ भारत है दोस्त, अब यहाँ पे डोजियर की बोरी हम पकड़ाते नहीं है, अब तो बारूद की गोली पकड़ाते हैं। अब ये कह दिया गया है सेना को कि पहली गोली चलाना मत, और अगर गोली चले तो फिर गोलियां गिनना मत। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर उधर से गोली चले तो इधर से गोला चलाना। पहला न्यूक्लियर देश बन गया है भारत, जिसने दूसरे न्यूक्लियर देश के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत दिखाई है, नेतृत्व शक्ति दिखाई है, और 3 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटने पे लाने जैसा काम कर दिया है। पहले हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए उनके सिर काटने जैसा सबसे बड़ा दुष्कर्म भी पापी देश की सेना करती थी। सबसे बड़ा झूठ यही है आज का। घर में घुस के मारते हैं। पहले देखिए, बीच में बोलना बंद ही नहीं करते हैं यार, ये क्या तमीज है यार। ये पहले AK-47 की गोलियां इंपोर्ट किया करते थे, आज ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब BSF जवान आपने बनाया DRDO, सकुशल, आपने कौन सी रेजिमेंट बनाई, आपने कौन सी बटालियन बनाई, 2 लाख पद खाली पड़े हैं आर्मी में, नाकामयाब रहा। कौन सी रेजिमेंट बनाई आपने, एक बता दो। आपकी अंसारी जी, ये सब गोला गोली छोड़ दीजिए, यहाँ पे सारे आतंकी देश में हंगामा मचा के बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। इस्तीफा दे दीजिए, गृह मंत्री से इस्तीफा करा दिए। अब तो वो स्टेट भी नहीं है JNK, अब तो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी मोदी जी चौकीदार सो रहा था, जो यहाँ पे ये हो गया। जब चौकीदार सोएगा तभी तो आतंकी हमले हो रहे हैं देश में। ये चौकीदार जब तक सोएगा, जागेगा नहीं, तो ऐसा ही होता रहेगा देश में। हम ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे। अरे छोड़िए राजीव गांधी फाउंडेशन को, बताइए PM केयर्स में कितना पैसा है चाइना से, PM केयर्स से कितना पैसा है चाइना से। ठीक है, PM केयर्स का हिसाब तो दे दीजिए। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल नेशन का जो इंटीग्रल पार्ट है वो सर्वोपरि है। ठीक है, मैं आ रहा हूं डॉक्टर आशीष हांडा जी। कुणाल जी, कुमुद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे अभी रोशनी डाली है, वो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन साथ ही में आपने भी बताया अभी कुमुद जी ने क्या कहा कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने सही कहा, हम कुछ भी करने जाएंगे तो यही जो जिसे कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी खतरे में है वाला ब्रिगेड जो है फिर से एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्लीपर सेल सिर्फ वो नहीं है जो आर्मी द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्लीपर सेल भी एक्टिवेटेड है। आप समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कैसे देता हूं। हम सब जानते हैं कि तुर्की का इस बार क्या एक्शन रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा। ना सिर्फ उन्होंने अपने हजारों ड्रोन भेजे, बल्कि अपने ऑपरेटर भी भेजे। ऐसे में जब CAIT या जिसको ट्रेडर एसोसिएशन कहते हैं, उसने बैन कर दिया कि तुर्की से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैवल एसोसिएशंस ने बैन कर दिया, इंडिया ने भी रिवोक कर दिया सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि सेलिब्री को दिया गया था। लेकिन जब आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस,
कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेरा जी के आगे माइक गया कि इस पे आपका क्या कहना है, तो एकदम चुप्पी साध गए। क्यों चुप्पी साध गए? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आया कि तुर्की को बायकॉट करना इस समय ट्रेंड नहीं है, ये नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट है। और उनकी मजबूरी क्या है, आपके दर्शक शायद जानते नहीं होंगे कि नवंबर 2019 में इंडिया में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में तुर्की में अपना चैप्टर यानी अपना ऑफिस खोला, और वो थी कांग्रेस, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नाम उनके साथ में। और ये कब हुआ था? 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद, जबकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया। और जब उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि हम तुर्की से रिलेशन बेटर करने के लिए कर रहे हैं। तो 2019 में खोला गया वो ऑफिस, कौन से रिलेशन बेटर हो गए कि 2025 में उन्होंने हजारों ड्रोन भेज दिए। इतना ही नहीं, आप ये समझिएगा, तुर्की वो कंट्री है जो कि वर्बली सामने आके पाकिस्तान का सपोर्ट करती है यूएन में, और वहां में जब कांग्रेस उनको ऐसा सपोर्ट करती है, वहां पे अपना ऑफिस बंद नहीं करती है, तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि कांग्रेस का स्टैंड सीधा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब ये बताती जो डोजियर पाकिस्तान नेता है, उसमें राहुल गांधी का हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अमेरिका को लोन दिला दिया। कमेंट्स आते हैं, क्या ये आप बीच में बोल रहे हो? आप खुद ही माना तय करते हो डिबेट की आशीष भाई, आप खुद ही तय करते हो कि डिसेंट डिबेट होनी चाहिए, तथ्यों पे डिबेट होनी चाहिए, आप खुद ही डिस्कस कर रहे हो। अब मैं देखो फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके साथ फैक्ट्स रख रहा हूँ आपकी पार्टी के। आपकी सरकार का विदेश मंत्रालय का क्या बयान है? आपने डोकलाम का जवाब दिया हो, आपने एमओयू का जवाब दिया हो, आपने आपका ऑफिस क्यों बंद नहीं कर रहे हैं टर्की में, आपने उसका जवाब दिया हो। पाकिस्तानी मीडिया और ठीक है, एक सीधा सिंपल सा सवाल है आशीष जी, ठीक है, ये नहीं घुमा के मत करिए आशीष जी। इनसे क्या सवाल जो पूछिएगा जो आतंकवादियों के मारे जाने गवर्नमेंट के आदेश आते हैं, जिनको दुख होता है कि आतंकवादी मारे गए बाटा। ठीक है सर, इनसे क्या सवाल पूछिएगा? अगर इनके शशि थरूर को भेज दिया जाए, जो कि सब जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है, ये आज तक राजनीति और राष्ट्रनीति में फर्क ही नहीं कर पाए। ये राष्ट्रनीति के मामलों में भी राजनीति, राजनीति करने पे जावेद जी कम टू द पॉइंट। अपने ही नेता शशि थरूर से इनको क्या बैर हो गया? क्या वो राहुल गांधी के लिए थ्रेट हो जाएंगे अगर उनका कद और पद बड़ा हो? देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम इनके नेता को भेज रहे हैं तो इनको खुश होना चाहिए। ये उस पे भी धाड़े मारते हैं। सर पर्दे की पीछे की कुछ कहानी तो और गौरव गोगोई का नाम देते हैं यार, जिसकी वाइफ के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो आईएसआई के साथ उसके क्या कॉन्टेक्ट्स हैं। ऐसे लोगों के ये नाम देते हैं और इसका एक जवाब दे दें कि क्या शशि थरूर इनके नेता नहीं है? क्या शशि थरूर इनके एमपी नहीं है? क्या शशि थरूर ओवरसीज के कामों को नहीं देखते हैं? क्या शशि थरूर की वाक्पटुता से किसी को भी संशय है? क्या शशि थरूर की कैपेबिलिटीज और उनकी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने जैसा नेता इनका और कोई है? अगर हम इन्हीं के नेताओं को मान दे रहे हैं तो उसमें इन्हीं को दर्द शुरू हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। अरे राजनीति बंद करो यार, राष्ट्रनीति का टाइम आ गया है। टर्की पे आपका स्टैंड क्या है वो बताओ। क्या टर्की में अपना ऑफिस आप बंद करने जा रहे हो या नहीं बंद करने जा रहे हो? इसके ऊपर क्लियर बताओ। ये देश जानना चाहता है आपसे कि आप देश के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। ठीक है आशीष जी सुन लीजिए इसको। आशीष जी ठीक है, हो गया, बिल्कुल बनने के तैयार थे आप लोग के पास 70 साल तक सत्ता थी, आपने कितना विश्व गुरु बना दिया हम सबको मालूम है। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो क्या तुम्हारी छाती चौड़ी नहीं होगी क्या? बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुबूल जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट रणनीति में आज बस इतना ही।